दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों आज से 4-5 साल पहले तक एसबीआई ब्लू चिप वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड हुआ करता था, लेकिन पिछले 4-5 साल से धीरे धीरे करके इसकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे आने लगी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ये फंड कहाँ पैसा लगाते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, और एंड में हम ये भी देखेंगे कि इसने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। एंड में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आप एसबीआई ब्लू चिप में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको इसमें बने रहना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं डिटेल में ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है, और लार्ज कैप फंड का मतलब हो गया कि ये टॉप 100 कंपनीज में इंडिया की अपना सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। 100 कंपनीज का मतलब हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनी। अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो बीएससी 100 का बेंचमार्क इसका इंडेक्स है। वहीं अगर हम दोस्तों इसके टोटल कंपनीज की बात करते हैं तो टोटल 57 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। अब दोस्तों अगर हम इसकी लॉन्च डेट की यहाँ पर बात करते हैं तो जनवरी 2013 से ये फंड का जो डायरेक्ट प्लान है वो चल रहा है। वहीं दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कि इसकी फंड मैनेजर कौन है। तो इस फंड की फंड मैनेजर है सोनी जी, और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि सिंस सितंबर 2010 ये इस फंड को मैनेज कर रही है। तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव बात होती है किसी भी फंड के लिए कि उसमें जो फंड मैनेजर है वो एक लंबे टाइम से उस फंड को मैनेज कर रहा है। इससे होता क्या है कि जो फंड की स्ट्रेटेजी है वो सेम रहता है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है वो सेम रहता है, और अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसको ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। वहीं दोस्तों अब इसके अगर हम फंड साइज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इस फंड में 32,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा अभी लग चुका है। तो बहुत ज्यादा इसका फंड साइज हो चुका है, लेकिन एक लार्ज कैप फंड है तो फंड साइज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक लार्ज कैप फंड के हिसाब से भी काफी ज्यादा यहाँ पर फंड साइज दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में 87% पैसा है, लेकिन मिड कैप कंपनीज में भी ये पैसा लगा रहा है। 10% के आसपास पैसा ये मिड कैप कंपनीज में भी लगा रहा है, और स्मॉल कैप कंपनीज में 0.34% के आसपास पैसा यहां पर लगा रहा है। तो यानी कि ये काफी ज्यादा पैसा मिड कैप में भी लगा रहा है, 10-11% के आसपास। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये चीज याद रखिए कि इसमें जो रिस्क है वो आपका स्लाइटली बढ़ जाता है, क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज में भी एक एलोकेशन करते हुए चल रहा है। वहीं अगर इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो एक्सपेंस रेशो भी एक हायर साइड पे दिखती है 0.96% की। जो आजकल आप नॉर्मल फंड्स देखते हैं जैसे एक्सिस ब्लू चिप हो गया, कैनरा ब्लू चिप हो गया, मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड है, इनकी 0.4-0.5% के आसपास एक्सपेंस रेशियो रहती है। उससे अगर कंपेयर करते हैं तो ज्यादा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं, ओवरऑल कैटेगरी एवरेज की जो एक्सपेंस रेशियो है वो अभी भी 1.07% के आसपास चलती है। उससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कम दिख रही है, लेकिन टॉप परफॉर्मिंग फंड से इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे बात करें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों एक बार हम इसकी रिस्क रेशियोज देख लेते हैं और उससे समझ लेते हैं कि इसकी फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है। तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें 17.23 चल रही है, शार्प रेशो इसकी 0.85 है, और टर्नओवर रेशो इसकी सिर्फ 8% यहाँ पर दिख रही है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 15.08 है, शार्प रेशो 0.75 है, और टर्नओवर रेशो 180% के आसपास है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन एक फंड की वॉलेटिलिटी दिखाता है, कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, जितनी कम होती है उतनी अच्छी होती है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं इसको कैटेगरी एवरेज से तो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रही है। शार्प रेशो हमें ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पर बेटर दिख रहा है। अगर हम इस फंड की बात करते हैं, ये जितना ज्यादा होता है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शो करता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पर थोड़ी बेटर दिख रही है। टर्नओवर रेशो की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो टर्नओवर रेशो ये दिखाता है कि एक फंड कितना फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है,
कम टर्नओवर रेशो ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में किसी भी कंपनी को ऐड कर रहा है, और यहां पर आप देखेंगे सिर्फ 8% की टर्नओवर रेशो है। यानी कि ये फंड क्या कर रहा है, एक बार ही कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है और भूल सा उसे जाता है, बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं कर रहा है ये फंड। अब दोस्तों अगर हम इसकी एक सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 29% पैसा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 11%, उसके अलावा टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में भी यहाँ पर 10 और 7% के आसपास एलोकेशन दिख रहा है। तो दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर हमने देखा ही है कि जितनी भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज्यादा एलोकेशन होता है, क्योंकि जो टॉप 100 कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर का है। तो फाइनेंशियल सेक्टर का एलोकेशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें भी अच्छा खासा एलोकेशन है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर थोड़ा ज्यादा रिस्की सेक्टर होता है, ये चीज आपको समझ के चलनी है। ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 1-1.5 साल से, लेकिन यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ा यहाँ पर रिस्क बढ़ता है। वहीं दोस्तों अगर हम कंपनीज पे बात करें टॉप 10, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एल&टी, एचडीएफसी जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा डिविज लैब, आईटीसी, एसबीआई और श्री सीमेंट जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों कंपनीज जैसे हमने बात की थी 50-60 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है, तो यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है। जैसे हम देखते हैं 60-70% जनरली फंड्स अपना यहाँ पर टॉप 10 में एलोकेशन कर देते हैं, यहाँ पर वो चीज नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और इन्फोसिस ये 2-3 कंपनीज हैं जिनमें थोड़ा ज्यादा एलोकेशन यहाँ पर दिख रहा है। और आपने देखा होगा पिछले 1 साल में आईसीआईसी बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका पोर्टफोलियो अगर हम देखते हैं टॉप 10 का, तो एक अच्छा मिक्सचर आपको दिख रहा है। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी जैसे कि आईटीसी, एसबीआई, एल&टी, आईसीआईसी बैंक, और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज का एक अच्छा मिक्सचर यहां पर दिख रहा है। तो ये ग्रोथ और वैल्यू दोनों टाइप की कंपनीज में पैसा लगाकर चल रहा है, और लंबे टाइम से ये इन्हीं कंपनीज में बना हुआ है। हमने देखा है कि टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा इसकी चेंजेस नहीं दिखा रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहां पर बात करें तो 10,000 रुपए अगर आपने इसमें लगाए होते तो 1 साल में वो 13,000 हो गया है, यानी कि 30% के आसपास की रिटर्न। 5 सालों में अगर दोस्तों आप देखते हैं तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट आके 21,000 के आसपास हो गई है। 16% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। वहीं अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 38,000 के आसपास कर दिया है, यानी कि 16% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। उसी तरह दोस्तों अगर आप एसआईपी पे यहां पर बात करें तो एसआईपी में भी आप देखेंगे कि 18% के आसपास की सीएजीआर रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट करके दिया। अगर आपने 5 सालों में 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते इसमें तो 93,000 वो बन गए हैं। 18% के आसपास की रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट की है। 3 सालों में 26% की, 2 सालों में 33% की, और 1 साल में 20% के आसपास की रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो रिटर्न्स के मामले में यहां पर आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक फंड दिख रहा है। यहां पर बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है, मैं बोलूं कि बहुत अच्छी रिटर्न्स है, एक ठीक ठाक सी रिटर्न यहां पर दिख रही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हुआ आया हूं कि किसी भी फंड को अगर आपको कंपेयर करना है, जज करना है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके बेंचमार्क इंडेक्स से आप कंपेयर करें, और साथ में आप ये भी कंपेयर करें कि क्या वो निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम सबसे पहले इसके बेंचमार्क इंडेक्स से इसकी रिटर्न देखते हैं यानी कि बीएसई 100 से, तो यहां पर जो देखने वाली बात है कि 5 सालों में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 17% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 16% की रिटर्न दी है। अच्छी बात क्या है कि पिछले 1-2 सालों में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स जितनी ही रिटर्न दे रहा है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का लास्ट टाइम मेरे पास मैसेज आया था कि जब भी मैं किसी फंड का रिव्यू करूं तो उस कैटेगरी के अच्छे फंड से उसकी रिटर्न का कंपैरिजन भी आपको दिखाऊं। तो इस कैटेगरी में यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी में एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको ब्लू चिप सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो आइए एक बार इस फंड का कंपैरिजन उन दोनों फंड के साथ भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम टिकर टेप का यूज करके एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको ब्लू चिप के साथ
साथ एसबीआई ब्लू चिप का कंपैरिजन अगर देखते हैं तो अगर आप 5 सालों में इसका कंपैरिजन देखेंगे तो 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड, उसके बाद कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और सबसे एंड में 5 सालों में एसबीआई ब्लू चिप फंड दे रहा है यहाँ पर, तो सबसे कम रिटर्न है। और अगर हम कंपैरिजन ओवरऑल परसेंटेज में रिटर्न में देखते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप ने 159% की रिटर्न दी है, कैनरा रोबेको ने 147% की, वहीं एसबीआई ब्लू चिप ने सिर्फ 107% के आसपास की रिटर्न दी है। तो रिटर्न इसकी काफी कम है अगर आप इसको टॉप फंड से कंपेयर करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी ऐसे ही टिकर टेप के थ्रू एनालिसिस करना है तो टिकर टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये फंड एक बहुत ही कम रिस्क लेकर कम रिटर्न जनरेट करने वाला फंड चल रहा है। तो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर है जिसको कम रिस्क लेना है और रिटर्न भी कम से आप सेटिस्फाइड है तो आप इस फंड में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप इस फंड से निकल जाएं। वहीं दोस्तों अगर आप यहां पर नई इन्वेस्टमेंट के बारे में एसबीआई ब्लू चिप में सोच रहे हैं, आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप एक पैसिव फंड ले लें, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लें और उसमें आप इन्वेस्ट कर लें। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने फाइनेंस एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।